अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को काबीना बनाने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। काबीना में कौन शामिल होगा, कौन शामिल नहीं होगा, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। सोहेल अफरीदी को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त भी दायर कर दी गई है। वो लोग जो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान की सियासत खत्म हो गई है, अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए 3 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वो 3 लोग कौन है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले हम काबीना की बात कर लेते हैं। गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान साहिबा की खान साहब से जेल में मुलाकात हुई। उसके बाद बाहर आके उन्होंने इमरान खान साहब का मैसेज सुनाया, बताया मुख्तलिफ चीजों के हवाले से खान साहब ने क्या कहा है। काबीना के हवाले से खान साहब ने कहा कि ये सोहेल खान अफरीदी का इख्तियार है, मुकम्मल उनका इख्तियार है। वो जिसको चाहें काबीना में शामिल करें, जिसको चाहें काबीना में शामिल ना करें। अब काबीना में कौन कौन शामिल होगा और उसकी तादाद कितनी होगी। पहली खबर तो मैं आपके साथ ये शेयर कर लूं कि इस काबीना के अंदर जो सोहेल अफरीदी काबीना बनाएंगे उसमें बैरिस्टर सैफ नहीं होंगे। ये सोहेल अफरीदी ने बाकायदा तौर पे ये फैसला किया हुआ है कि बैरिस्टर सैफ को उस वक्त तक शामिल नहीं किया जाएगा जब तक इमरान खान साहब अपनी बहनों के जरिए या किसी और मोतबर जराए के जरिए बाकायदा तौर पे ये पैगाम ना भेजें, या फिर जो जेल में सहाफी जाते हैं, मीडिया जाता है, लिमिटेड मीडिया, उनसे बात करते हुए इमरान खान साहब ये मैसेज ना भेजें कि बैरिस्टर सैफ को भी काबीना में शामिल किया जाए। तब तक सोहेल अफरीदी बैरिस्टर सैफ साहब को काबीना में शामिल नहीं करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की खान साहब से जेल में मुलाकात हुई तो उसमें बैरिस्टर सैफ साहब का नाम भेजा गया है खान साहब की जानिब से, लेकिन सोहेल अफरीदी ने यह फैसला किया हुआ है। ये बात मैं आपके साथ 100% कंफर्म शेयर कर रहा हूं कि सोहेल अफरीदी बैरिस्टर सैफ को उस वक्त तक काबीना में शामिल नहीं करेंगे जब तक डायरेक्ट मैसेज इमरान खान का नहीं आएगा कि इनको शामिल किया जाए। अच्छा, अब इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये चीज मैंने भी मुख्तलिफ लोगों से पूछी। अभी तक कोई नाम हतमी नहीं है। कुछ नाम है, मुझे पता है कि वो ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन तादाद में आपको बता सकता हूं। इनिशियली बताया ये जा रहा है कि 6 से 10 बंदे इसमें शामिल हो सकते हैं। ये चीज मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी, और पहले भी जो लोग काबीना में रह चुके हैं उनमें से कुछ चेहरे वापस आ सकते हैं। लेकिन असल खबर यह है कि वो जो बैरिस्टर सैफ साहब वाला एक मामला चल रहा था और अली अमीन साहब के दौर में भी चलता रहा, इस काबीना के अंदर जब तक इमरान खान साहब का डायरेक्ट मैसेज नहीं आएगा उनको काबीना का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, अब सोहेल अफरीदी को नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरखास्त दायर कर दी गई है, और पेशावर हाई कोर्ट के गालिबन एक एडवोकेट की जानिब से यह दरखास्त दी गई है। अब वो ये कह रहे हैं, कुछ इतलात ऐसी हैं कि उन एडवोकेट साहब का कहना है कि मैंने ये दरखास्त नहीं दी, मेरे जूनियर ने मेरी मर्जी के बगैर ये दरखास्त दे दी। अब ये दरखास्त नाअहली की क्यों दी गई है? सोहेल अफरीदी पे इल्जाम लगाया गया है कि सूबे में बाहर के इलेक्शन हो रहे हैं और सोहेल अफरीदी साहब ने बाहर का दौरा किया और ILF की सपोर्ट की है। अब जो सोहेल अफरीदी हैं वो तो पूरे सूबे के वजीर आला हैं, वो कैसे सिर्फ एक जमात के वकला को सपोर्ट कर सकते हैं? लिहाजा उन्होंने जो ये सारे कवायद और ज़वाबत हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है, उन्हें नाअहल करार दिया जाए। अब इलेक्शन कमीशन को भी ये दरखास्त भेज दी गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में सूरत हाल ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ओहदे की मियाद 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। जी हाँ जी, 26 जनवरी को 10 माह हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन अभी तक वो अपने ओहदे पे बैठे हुए। क्यों बैठे हुए? 26वीं आईनी तरमीम की वजह से। अब उसी इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि सोहेल अफरीदी को नाअहल करार दे दिया जाए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें भी शेयर करनी शुरू कर दी हैं कि जनाब उनको नाअहल करार दे दिया जाएगा। मेरे ख्याल में ये एक दबाव डालने का तरीका तो हो सकता है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह का फैसला आता भी है तो वो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी होगा, और पेशावर हाई कोर्ट में ही मेरे ख्याल में उसको रोक दिया जाएगा। उससे आगे जाता हुआ भी वो मुझे नजर नहीं आ रहा। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये अब सोहेल अफरीदी साहब को यहां से यानी अपने ओहदे से हटाने के लिए बाकायदा तौर पे चीजों का आगाज हो गया। जिस तरह मैंने आपके साथ ये चीज पहले भी शेयर की थी, खबर यह है कि उनको हटाने की बातें हो रही हैं, लेकिन तजिया मेरा यह है कि उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा कि अगर आप सोहेल अफरीदी को उनके ओहदे से हटता हुआ देखें इस तरह की किसी दरखास्त के नतीजे में। जिस तरह पहले मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि बहुत सारे सहाफी ये कह रहे हैं कि उनको वजीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। खबर यही है, लेकिन मेरा तजिया यह है कि उनको नहीं रोका जा सकता। अभी भी मैं दोबारा यही अर्ज कर रहा हूं कि मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी आसानी से उनके ओहदे से हटाया जा सकता है।
अच्छा, वो लोग जो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान की जो सियासत खत्म हो गई, इमरान खान तो खत्म शुद्ध हो गया, इमरान खान को तो अब कोई पूछने वाला नहीं है, इतनी तरक्की कर दी है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कि अब वोटर जो है वो दूसरी तरफ देखना शुरू हो गया। अच्छा जी, काबीना के अलावा इमरान खान साहब ने जो जेल से पैगामात भिजवाए हैं उसमें एक चीज उन्होंने ये भी बताई है कि मेरा जो पैगाम है, यानी इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो सलमान अकरम राजा साहब के जरिए बाहर आया करे, और सलमान अकरम राजा के ऊपर क्योंकि सब एतबार करते हैं लिहाजा उन्हीं के जरिए पैगाम बाहर आए। दूसरी एक और चीज का जो जिक्र किया खान साहब ने, उन्होंने हैरत का इजहार किया कि अहमद चट्टा और बिलाल एजाज को सेंट्रल पंजाब के ओहदों से कैसे हटाया गया। मैंने तो इस तरह की कोई बात ही नहीं की, लेकिन खान साहब का नाम लेके उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया, अहमद चट्टा को और बिलाल एजाज को। खान साहब ने यहां तक कहा कि जब मुझे गोलियां लगी तो अहमद चट्टा तो मेरे साथ कंटेनर के ऊपर भी था, तो कैसे मेरा नाम लेके अहमद चट्टा को उसके जो पार्टी का ओहदा उससे अलहदा कर दिया गया। मैंने ऐसी कोई हिदायत जारी नहीं की। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने परेशानी का और नाराजगी का इजहार किया। अच्छा जी, अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी दी थी कि पार्टी के जराये ने बताया कि शेख वकास अकरम और बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर और वो ये सारे बड़े परेशान हैं सोहेल अफरीदी के जारियाना रवैये की वजह से, और उनको ये लगता है कि हमारी हुकूमत का इस तरह खात्मा हो जाएगा। अब शेख वकास अकरम साहब ने तो बाकायदा अंसार अब्बासी साहब का नाम लेके एक ट्वीट भी किया है। वैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर ये चीज आपसे शेयर कर दी थी कि पार्टी के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई, और जो मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, मेरी भी लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। एनीवे, हर किसी के अपने जराये होते हैं, हो सकता है उनके जराये ने उनको बताया हो। और इसी हवाले से शेख वकास अकरम साहब ने भी ट्वीट किया है कि उन्हें नहीं पता कि अंसार अब्बासी साहब के कौन से जराये हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एहतराम वाला रिश्ता है, और मैं इंतहाई एहतराम से ये कहूंगा कि ना मैं परेशान था, ना हूं और ना रहूंगा। जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हों और फस्तायत का मुकाबला कर रहे हो तो परेशानी कोई ऑप्शन नहीं है। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे इस खबर को एक तरह से रिबट कर दिया है कि भाई मैंने किसी से कोई ऐसी बात नहीं की। वो कौन से जराए हैं जिन्होंने मुझसे बात नहीं की या जिनके सामने मैंने बात की है और उन्होंने जाके आपको बता दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही मैं सोहेल अफरीदी के किसी जारियाना रवैये की वजह से परेशान हूं, ना ही ओवरऑल मेरी कोई परेशानी है। तो वो जो खबर दी जा रही थी उसका एक तरह से पहली तरदीद जो है उसी खबर के अंदर कोट होने वाली एक शख्सियत ने तो खुद कर दी। बाकी जो पार्टी के जराये आपको बता रहे हैं वो भी इसी किस्म की बात बता रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, वो लोग जो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो गई है, अब उनका सियासत में कोई किरदार नहीं है, अब वही लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए 3 लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं इस तरफ भी आता हूं, उससे पहले एक और छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। इरफान सिद्दीकी साहब नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने ये बात करते हुए एक जगह पे बात करते हुए ये कहा कि जनाब जो रवायती सियासी जमातें हैं वो इमरान खान साहब की वजह से इकट्ठी हो गई हैं। उन्होंने बुनियादी तौर पे कहा कि पीटीआई ने रवायती जमातों को यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजबूत किया, उनकी जड़ों को मजबूत किया है और दोनों की बका एक दूसरे से साथ मिल के रहने में है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, यानी नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी बका इसी में है कि हम इकट्ठे मिल के रहें, अदरवाइज इमरान खान साहब का मुकाबला कोई इतना आसान नहीं है और इमरान खान साहब की वजह से ही हम इकट्ठे हुए। अच्छा, एक तरफ ये बातें कर रहे हैं, आपने देख लिया कश्मीर से लेके इस्लामाबाद तक हर जगह पर ये इकट्ठे हैं और किस तरह हुकूमतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग के परवेज संदेला साहब हैं, उन्होंने लिखा हुआ है ट्विटर के ऊपर, उन्होंने ट्वीट की हुई है और साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। और ट्वीट उन्होंने क्या की है, इमरानी फितने को खत्म करने के लिए जवाद अहमद, इकरारुल हसन और शाहिद अफरीदी को एक होना पड़ेगा। अब वो ये कह रहे हैं कि इमरानी फितने को, बेसिकली इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए इन तीनों को इकट्ठा होना पड़ेगा। भाई आपका बयानिया तो ये है कि आपने उनको इलेक्शन भी हरा दिया, इमरान खान की तो सियासत ही नहीं बची, आप लोग तो सबसे ज्यादा मकबूल हैं, तो भाई ये फिर इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल, मौलाना, ये सारे मिल के इकट्ठे होके भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सके, तो अब इकरारुल हसन, जवाद अहमद और शाहिद अफरीदी साहब के कंधों के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली जाए। अब देखते हैं कि वो तीनों मौजूद शख्सियात ये जिम्मेदारी लेती हैं या नहीं लेती। वैसे मौजूदा सिस्टम का एक बहुत बड़ा अलमिया है, इनके पास जो इनके वकील हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो आपको नजर आते हैं, कोई सियासत में इनका वकील है, कोई मीडिया में इनका वकील है, कोई सोशल मीडिया पे इनका वकील है, तो बहुत ज्यादा इनेतात आपको नजर आता है, कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बहुत ज्यादा नजर नहीं आती, बड़े सतही किस्म के बयानिए बनाने की कोशिश की जाती है, सतही किस्म की बातें होती हैं और अक्सर जो है
अपनी ही डीज में खड़े होके अपने ही गोल की जानिब किकें मारी जा रही होती हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा था कि वो जो फलानी शख्सियत है वो मेरा बुनियादी तौर पे मेरा फ्रंट प्लेयर है, वो मेरा ही काम करते हैं वो लोग। तो इसी किस्म की सूरत हाल जनाब इनकी जमात के अंदर भी है। अब आप देखें कि दो बड़ी सियासी जमातें जो मिलकर ये दावा करती हैं कि हमने इमरान खान को शिकस्त दी है और इमरान खान की सियासत में अब कोई दिलचस्पी नहीं है अवाम की, उन्हीं के लोग बैठ के ये कह रहे हैं, ये दानिशवरियां कर रहे हैं कि भाई अफरीदी को और इकरारुल हसन को और जवाद अहमद को, भाई तुम तीनों इकट्ठे हो जाओ इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए। भाई आप लोगों की सियासत फिर किधर गई? आप लोगों की पॉपुलैरिटी किधर गई? आप लोगों के जो बड़े बड़े दावे हैं वो सब किधर गए? अब देखें ना, दावा किया जाता है इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई, ये हो गया वो हो गया। अब सऊदी अरब से अगेन कहा जा रहा है कि अगेन कोई हमारा उनसे कोई मुआहदा हो गया है और बहुत बड़ी कोई सरमायाकारी आएगी। मैं देख रहा था कि वही सहाफी जो जेंट्री बीच की खबरें शेयर कर रहे थे, आपको याद होगा कुछ माह पहले एक शख्सियत आई थी अमेरिका से जिसके हवाले से सहाफियों ने कहा था कि जो जेंट्री बीच से हमारी मुलाकात भी हुई है, उसने कहा है कि भाई हफ्तों की बात नहीं, ये बस दिनों में अरबों डॉलर आ रहे हैं। वो किधर है भाई जेंट्री बीच? उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? अब तक जितने भी एमओयूज वगैरह हुए हैं उनके नतीजे में कितनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है? तो जिस दिन जेंट्री बीच की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी उस दिन अगली इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम पूछ लेंगे। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल में उससे तो पाकिस्तान का फायदा होगा, पाकिस्तानियों का फायदा होगा। हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान अगर तरक्की करता है तो हम सबका फायदा है उसमें। अच्छा जी, गजा में फौज भेजने के हवाले से आपको पता है कि सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा बहस हो रही है। कल रात को एक टीवी प्रोग्राम में भी बहस हो रही थी, वहां पे भी मैं देख रहा था कुछ शख्सियात वगैरह आई हुई थी जियो न्यूज पर, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। उसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि गजा में कैसे आप अपनी फौज भेज सकते हैं। कुछ लोग ये बयानियां बना रहे हैं कि जनाब वो किबला अव्वल की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के फौजी दस्ते जाएंगे। मसला ये है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है वहां पे, ये तो अमेरिका की सरबराही में हो रहा है और किबला अव्वल की हिफाजत के लिए अमेरिका की सरबराही में जो फलस्तीन के अंदर इसराइल करता रहा है और उसके इत्तेहादी जो कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने है। तो मेरे ख्याल में ये बयानियां बनाना कोई इतना आसान नहीं है कि आप गजा में जो फौज भेज रहे हैं वो कोई इसराइल के खिलाफ जाके इस्तेमाल होगी। उसके हवाले से आम तासुर ये है कि वो वहां पे जाके हमास के खिलाफ इस्तेमाल होंगे और कुछ रीजनल जो मुमालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि हम अपनी फोर्सेस नहीं भेजेंगे क्योंकि इससे ये तासुर मिलेगा। लेकिन अब ये फैसला तो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। इसका जो दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि वहां पे फलस्तीनी बड़े मुश्किल में है। ये जो फोर्स जाएगी जिसमें मुख्तलिफ मुमालिक की फोर्स होगी वो वहां पे जाके एक तरह से स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगी, फलस्तीनियों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन इसराइल ने तो गुज़िश्ता रात भी फलस्तीन में कार्रवाई करने की बात की, गुज़िश्ता रात भी उसने कुछ कार्रवाइयां की गजा के अंदर। तो अब अगर ये फोर्स जाके हमास के ऊपर दबाव डालेगी और हमास के सामने खड़े हो जाएगी तो फिर तो एक बड़ा मसला बनेगा और यकीनन उसका एक पॉलिटिकल फॉल आउट भी होगा। इन सारी चीजों को भी हुकूमत वक्त ने जज करना है, देखना है, परखना है और उसके बाद ही वो कोई फैसला करेंगे। आपको याद होगा कि यमन के खिलाफ यानी जो हुसी बागी हैं उनके खिलाफ जब सऊदी अरब का एक तनाजा चल रहा था, लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान की फौज को भेजने की बात हो रही थी। मामला पार्लियामेंट में गया था और फिर पार्लियामेंट ने उसके बरक्स फैसला किया था। उस हवाले से मैंने बीबीसी के लिए भी कवरेज की थी और मुख्तलिफ लोगों से बात की थी और वो स्टोरी भी शेयर की थी कि मुझे नहीं लगता कि उस वक्त वो फौज भेजी जाएगी। इस वक्त अब यकीनन ये हुकूमत वक्त ने फैसला करना है और इनके जो हमायती दानिशवर हैं और सहाफी हैं वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं, किबला अव्वल का जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि उसकी हिफाजत के लिए भेजा जाएगा, वो मेरे ख्याल में कोई बयानिया बनता नहीं है। गजा एक और साइड पे है, वो दूसरा जो मामला है किबला अव्वल के ऊपर तो इसराइल का कब्जा है, वहां पे तो बेचारे फलस्तीनी भी नहीं जा सकते। क्या ये फोर्स वहां पे जाएगी? वो तो कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। लेकिन अब ये फैसला इस हुकूमत ने करना है और एक जो तनकीद हो रही है कि भाई पार्लियामेंट को कैसे बाईपास किया जा रहा है, पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को डिस्कस किया जाए और उसके बाद इसके ऊपर कोई हतमी राय कायम की जाए। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि अभी इसके ऊपर सोच विचार हो रहा है, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हतमी जो फैसला होगा वो पूरी कौम के सामने रखा जाएगा। अच्छा जी, डॉन न्यूज ने रिपोर्ट किया कि पंजाब की हुकूमत NCCIA से खुश नहीं है। NCCIA आपको पता है जो नेशनल आपकी साइबर क्राइम की एजेंसी है, उससे डील करती है और आजकल उसके कुछ अफसरान के ऊपर बड़े संगीन नौयत के इल्जामात भी लगे हुए हैं। पहले FIA के अंदर से ये एजेंसी बनाई गई, अब उसी एजेंसी के अफसरान के ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लगे हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो मुख्तलिफ इदारों का नाम लेके करप्शन कर रहे थे, लोगों से रिश्वतें ले रहे थे। इवन BBC इसको रिपोर्ट कर रहा है, डक्की बाई का केस रिपोर्ट हो रहा है। अब पंजाब हुकूमत के हवाले से बताया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत इनसे मुतमिन नहीं है,
NCCIA से, और वो ये कह रहे हैं कि वो अपना कोई सेटअप इस हवाले से खड़ा करना चाहते हैं, अपनी कोई एजेंसी या कोई विंग बनाना चाहते हैं। जिस किस्म का साइबर क्राइम पंजाब के अंदर हो रहा है, डॉन न्यूज के अंदर उसका जिक्र है, हुकूमत के हवाले से फेक न्यूज फैलाई जाती है, शरीफ खानदान को तनकीद का सामना करना पड़ता है। बाकायदा तौर पर यह डॉन न्यूज की खबर के अंदर लिखा हुआ है कि आफ्टर द NCCI was established in May this year, replacing the Federal Investigation Agency FIA cybercrime wing, the Punjab government tried to develop a working relationship with the federal authority, but it did not yield results. पंजाब की हुकूमत ने इनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट नहीं निकले। और उसके हवाले से उन्होंने लिखा हुआ है डॉन न्यूज ने कि द पंजाब गवर्नमेंट हैज बीन फेसिंग इंक्रीजिंग चैलेंजेस on social media, particularly the targeting of the Sharif family by political opponents, even provincial ministers। उन्होंने कहा जी जो शरीफ खानदान के फैमिली मेंबर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, इसी तरह दीगर जो हुकूमती शख्सियात हैं उनको सोशल मीडिया पे टारगेट किया जाता है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड अबाउट वेदर द प्रपोज्ड प्रोविंशियल साइबर क्राइम विंग इज इंटेंडेड टू टारगेट पॉलिटिकल राइवल्स। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, जो डॉन न्यूज क्वेश्चन उठा रहा है कि भाई लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस विंग को क्यों बनाया जा रहा है या इस एजेंसी को क्यों सेटअप किया जा रहा है, क्या इसका मकसद सियासी मुखालफीन को या क्रिटिसिज्म को दबाना है। अब आप देख लें कि साइबर क्राइम विंग से आपने एक पूरी एजेंसी बना दी, उस एजेंसी ने क्या किया, बाकी बहुत सारी एजेंसियां बन गई हैं, बहुत सारे इदारे बन गए हैं कि जी प्राइस कंट्रोल ये करेगी, एनवायरनमेंट को वो ठीक करेगा, कितनी बेहतरी आई। इन्वेस्टमेंट की आप मिसाल ले लें, उसके ऊपर किस किस्म के दावे किए गए, अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट आई। तो मेरे ख्याल में जो मौजूदा इदारे हैं अगर वही आइन और कानून के मुताबिक सही तरीके से काम करें तो काफी कुछ चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि वक्त की जरूरत हो और पंजाब की हुकूमत ने इस हवाले से यह फैसला किया है कि इस तरह का कोई सेटअप बनाया जाएगा जो इन चैलेंजेस से डील करने के लिए मददगार साबित होगा। डॉन न्यूज की खबर के मुताबिक सोशल मीडिया पे फेक न्यूज तो एक बहुत बड़ा इशू है और ये हम सब के लिए इशू है, पूरी कौम के लिए इशू है, हुकूमत के लिए इशू है, इदारों के लिए इशू है। इसको टैकल किया जाना चाहिए और सम टाइम बड़े मोतबर लोग जो हैं वो फेक न्यूज शेयर कर रहे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक और फेक न्यूज भी बड़ी ज्यादा शेयर हो रही है कि खुदा न खास्ता आबदा परवीन साहिबा जो मारूफ सिंगर हैं उनको कैंसर हो गया है और शौकत खानम ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया है। अब इस खबर को बहुत ज्यादा फैलाया गया, इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पे आबदा परवीन साहिबा ने भी पैगाम जारी किया कि भाई ये मन गढ़ंत स्टोरी है, ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा न खास्ता मैं इस तरह की मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। और जो शौकत खानम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस हवाले से वो प्रोपेगेंडा हकायक के मुनाफी है। अच्छा, अब जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन लोग कर रहे हैं, अगेन आप उनकी अकल का अंदाजा लगाएं। शौकत खानम में गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन में तो नहीं है आबदा परवीन। पहली बात तो यह है कि वो सेहतयाब हैं, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह की खबर भी आई कि शायद उनका कोई कान का ऑपरेशन हुआ, कोई छोटा मोटा प्रोसीजर हुआ, उसके अलावा और कोई बात नहीं। अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, उनको सेहत जिंदगी दे। उनके हवाले से झूठी खबर फैलाई गई और फिर उसमें शौकत खानम को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन शौकत खानम के अंदर जो गरीब लोग हैं उनका मुफ्त इलाज होता है, जो साहिब सरवत लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो मुफ्त इलाज नहीं होता। लेकिन एक बयानिया बनाना होता है, एक स्टोरी घड़नी होती है, तो वो इस तरह की स्टोरी घड़ दी गई। अब इस तरह की फेक न्यूज कभी एक सियासी जमात के हवाले से आती है, कभी एक इदारे के हवाले से आती है, कभी किसी और हुकूमत के हवाले से आती है, तो सब लोग इसका टारगेट बनते हैं। तो फेक न्यूज को तो जरूर काउंटर करना चाहिए, और हम सबको इसको काउंटर करना चाहिए। फेक न्यूज पे तो कतन किसी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस इसके ऊपर होनी चाहिए। बाकी फेक न्यूज कहां से जनरेट होती है, कभी मीडिया पे इल्जाम लगता है, कभी सोशल मीडिया पे इल्जाम लगता है, तो वो सारी चीजें भी हैं। फेक न्यूज सिर्फ सोशल मीडिया का इशू नहीं है, फेक न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया का इशू भी है दुनिया भर में। और सम टाइम होता ही है कि खबर को इस तरह रिलीज किया जाता है या इस तरह फैलाया जाता है कि लोग एक तरह से झांसे में आ जाते हैं और वो फेक न्यूज आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं और उसमें कभी कभी मीडिया भी उसका शिकार हो जाता है। तो इसके खिलाफ मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। फेक न्यूज की तो कतई इजाजत नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।